नकली संतों का अंत होने जा रहा है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। अखिलेश यादव जी आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे। और गौ रक्षा यात्रा में वो मुलाकात किससे करते हैं? अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, संतों की राजनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब आप बोलेंगे संतों की राजनीति, योगी आदित्यनाथ पर बार बार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि वो एक राजनीतिक दल से आते हैं, इसलिए उनके योगी होने पर सवाल है। आपने भी सुना होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी लगाए या योगी विरोधी कोई भी लगाए, ये सवाल उठाया जाता रहा है, उन पर आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन एक ऐसा संत जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके सारे काम, उसके सारे कर्म आप देखेंगे तो एक राजनीतिक दल वाले ही हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, और हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। हम आज इस बात पर नहीं जाएंगे कि उनके शंकराचार्य होने पर विवाद है। हम आज इस बात की भी चर्चा नहीं करेंगे कि माघ मेले के दरमियान हुआ क्या था, सही हुआ था, गलत हुआ था। हम बात ये करेंगे कि आज जो शंकराचार्य ने किया है, क्या वो सही है? शंकराचार्य और अखिलेश यादव की एक घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया होने के साथ साथ वो एक बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए किसी नेता से शंकराचार्य बंद कमरे में मिले तो सवाल उठता है। अब इस मुलाकात के बाद बताया क्या गया पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि गौ रक्षा कार्यक्रम जो चला रहे हैं शंकराचार्य, गौ रक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य से और उन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस बात पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया था। इस पर बातचीत हुई है। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। गौ रक्षा के नाम पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कैसे अपनी राजनीति चला रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। अगर आपको याद हो, आपने वो तस्वीर या वीडियो देखी होगी तो ठीक, वरना मैं उसके बारे में थोड़ा संदर्भ बता देता हूँ आपको। हुआ ये था कि बिहार में जब 2025 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस दरमियान शंकराचार्य वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वो बक्सर गए, चंपारण गए, चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अब किस पार्टी के लिए गए थे, ये पार्टी का नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उस वक्त घोषणा की थी कि जितने गौ रक्षक हैं उनका एक संगठन बनाकर, उनका एक दल बनाकर वो बिहार के हर विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार उतारेंगे। अब बताइए, शंकराचार्य चुनाव लड़वा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि संतों का अगर धर्म या संतों की राजनीतिक भावना को आप तलाशने लगेंगे तो पता ये चलेगा कि बहुत सारे लोगों में कमियां हैं। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं, अपने आप को योगी आदित्यनाथ से बड़ा कहते हैं, इसके बावजूद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी गहरी है, ये साफ साफ प्रमाणित करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में जाकर ये कहना कि हम बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर गौ रक्षक उम्मीदवार उतारेंगे, ये क्या राजनीतिक बात नहीं है? और क्या एक धर्म आचरण रखने वाले शंकराचार्य को, जो मतलब सनातन धर्म में भगवान की तरह पूजनीय है, उनमें ऐसा या उनका ऐसा भाव सही दिशा दर्शाता है या सही इशारा करता है? ये बड़ा गंभीर सवाल था। इसी वजह से जब वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बक्सर में जब वो कार्यक्रम करने पहुंचे तो भारी हंगामा हो गया, क्योंकि वहां पर उनके मंच पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पहुंच गए, और जहां जहां जा रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार या आरजेडी समर्थित उम्मीदवार पहुंच जा रहे थे। इस वजह से कुछ लोग बड़े नाराज हो गए उनसे बिहार में। अब वो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव, आप सबको पता है कि अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है, और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने एक गौ रक्षा यात्रा निकाल दी है। गौ रक्षा यात्रा निकले,
लेकिन ये भी मत भूलिए कि आप निकाल कहाँ रहे हैं गौरक्षा यात्रा? उस उत्तर प्रदेश में जहां एक सरकार ऐसी आई जिसके नाम से ही, जिसके मुखिया के नाम से ही स्लॉटर हाउस पूरे प्रदेश के बंद कर दिए गए। अब ये आरोप लोग अलग अलग तरीके से लगाते रहे कि किसका बीजेपी से संबंध है, स्लॉटर हाउस का किसका कांग्रेस से संबंध है, ये आरोप लगते रहे, किसका बीएसपी से संबंध था, बहुत सारे ऐसे लीडर निकले। लेकिन ये भी सच है कि उसी उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ तो रातों रात सारे स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए, और ख़ास तौर पर वो जो गैर कानूनी थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, और अब तो बिल्कुल नगण्य, उनकी संख्या नगण्य हो चली है। उस उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, गौरक्षा यात्रा। और गौरक्षा यात्रा में वो मुलाकात किससे करते हैं? अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। अगर वो गौरक्षा के उद्देश्य से सचमुच निकल रहे थे तो गौरक्षा का काम इस वक्त कौन कर सकता है? जो सत्ता में पार्टी बैठी है, बीजेपी कर सकती है। तो उनको मुलाकात करना चाहिए था यहाँ के पशुपालन मंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, लेकिन वो मिल किसको रहे हैं? मिल किससे रहे? अखिलेश यादव से। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो गौरक्षा के नाम पर वो चलाना चाहते हैं। अब ये जो यात्रा निकली है, ये अगले 1 महीने तक, करीब 1 महीने तक आप पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा घूमेगी। उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी यात्रा में तो भीड़ है ही नहीं, ये यात्रा फ्लॉप है, तो वो देने लगते हैं फिर शराब दुकानों का उदाहरण कि शराब दुकानों पर भी तो आप बहुत भीड़ देखते हैं। इस तरह के उदाहरण वो देने लगते हैं। थोड़ा हमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। वैसे आप बहुत सारे वीडियो में जान चुके होंगे, लेकिन मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। उनका जुड़ाव, जो बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, वो है विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद से वो चुनाव लड़ चुके हैं, छात्र संघ का। आप चुनाव चाहे किसी भी संगठन से लड़े हों, आप चुनाव लड़े हैं, आपका इतिहास रहा है चुनाव लड़ने का, इसका मतलब सीधा है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। योगी आदित्यनाथ कोई छात्र संगठन का चुनाव नहीं लड़े थे, वो सीधा आए, मठ आए, उन्होंने मठ ज्वाइन किया और बाद में उन्होंने दीक्षा ली और वो महंत बन गए। और उनके महंत बनने की कहानी भी बहुत, मतलब उसमें भी बड़ा संघर्ष रहा। वो पढ़ने में बड़ा होनहार थे, उनके गणित का जो सब्जेक्ट, गणित का जो विषय था, उसमें बड़े होनहार थे योगी आदित्यनाथ। और लेकिन अचानक एक दिन वो उन्होंने फैसला किया कि वो संत बनेंगे और मठ आए और मठ में वो संत बन गए, दीक्षा ले ली उन्होंने। अवमुक्तेश्वरानंद के गुरुजी का जो इतिहास था, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं रहा, वो भी राजनीति से प्रेरित रहा है। मैं आपको एक पुराना किस्सा बताता हूँ जो साल 2002 का किस्सा है। और ये किस्सा बताना क्यों ज़रूरी है ये भी आप समझिए कि जब शंकराचार्य आप हैं और शंकराचार्य के अनुसार आप धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये करते हुए भी आपने काम क्या किया? साल 2002 में एक सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में, दिघौरी सम्मेलन। दिघौरी सम्मेलन, इसके बारे में पढ़िएगा जाकर आप। दिघौरी सम्मेलन जानते हैं किसके दिमाग की उपज थी? मुख्य रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दिमाग की उपज थी। दिघौरी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, यह भी जाकर आप पता करिएगा। दिघौरी सम्मेलन का उद्देश्य था, हिंदुओं के भीतर फूट डालो और ऐसे हिंदुओं को, खास तौर पर धर्म गुरुओं को चुनकर निकालो जो राम मंदिर आंदोलन को कमजोर कर सके, या जो राम मंदिर आंदोलन का ही विरोध कर रहे थे। और ऐसे एक चेहरे के रूप में तत्कालीन एक संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मिले थे दिग्गी राजा को, यानी दिग्विजय सिंह को। और उस सम्मेलन में जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे, उन्होंने सोनिया गांधी को एक आह्वान किया था। सोनिया गांधी बाद में उसमें शामिल भी हुई थी। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और सोनिया गांधी को सामने से भी कहा क्या था? स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि राम मंदिर मामले में हिंदुत्ववादी ताकतों से मुकाबला करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति दे। उनको प्रेरित कर रहे थे, सोनिया गांधी को मोटिवेट कर रहे थे। सोनिया गांधी को मोटिवेट कर रहे थे कि आप इस मामले को अदालत में लड़िए, ताकि उस जगह पर जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ, जहां पर उनका अधिकार था, वहां पर राम जन्मभूमि, उस राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने। ये कर कौन रहा था? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती।
उनके राजनीतिक लिंक सामने आए, उनके मठों को, उनके आश्रम को राजनीतिक फंडिंग होती थी, ये सब सामने आया। कब? दिघौरी सम्मेलन में ही लोगों को पता चला उनका असली रूप क्या है। हालांकि कुछ लोग ये भी इस बात पर भी सवाल खड़े करते हैं कि भाई इस सम्मेलन में तो 3 शंकराचार्य पहुंचे थे, फिर आप स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में क्यों सवाल उठाते हैं? 3 शंकराचार्य भले पहुंचे थे, लेकिन वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे थे। शंकराचार्यों को दिघौरी सम्मेलन के नाम पर बुलाया गया था कि ये सनातनी सम्मेलन है। उनको ये नहीं बताया गया था कि यहाँ से आपको राम मंदिर का विरोध करना है। उसमें से किसी शंकराचार्य ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। स्वरूपानंद सरस्वती एक ऐसे एकमात्र संत थे जिनको, जो सोनिया गांधी को कह रहे थे कि आप लड़िए इस मामले को, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो उनका वैसा इतिहास रहा है। इसके बाद अब जरा स्वरूपानंद सरस्वती के बाद अविमुक्तेश्वरानंद का इतिहास देखिए। जब स्वरूपानंद सरस्वती के रहते हुए भी अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब विरोध किया, राम मंदिर के उद्घाटन की बारी आई तब भी विरोध किया। वो नहीं गए, उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि भाई अधूरे मंदिर में कैसे कोई उद्घाटन कर सकता है या मूर्ति स्थापना हो सकती है। उसका उन्होंने, जबकि न्योता दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, राम मंदिर ट्रस्ट की बनाया गया, उसका भी उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर ट्रस्ट का, अच्छा, स्वरूपानंद सरस्वती भी राम मंदिर ट्रस्ट के विरोधी थे, वो भी उसके खिलाफ बोलते थे। और अविमुक्तेश्वरानंद भी राम मंदिर ट्रस्ट का विरोध कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद को अब स्वरूपानंद सरस्वती ने तो बाकायदा बैन करने की मांग कर दी थी। ये भी इतिहास में निकल कर आता है। आपको अगर याद, देखिए अविमुक्तेश्वरानंद, अभी एक उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा, शंकराचार्य के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा, अदालत में मामला गया और अदालत में सबूत नहीं पाए गए, उनको जमानत मिल गई, अविमुक्तेश्वरानंद बच गए। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि एक संत पर ऐसे गंभीर आरोप बिना वजह के, बिना किसी सबूत के लगा दो? ये आइडिया भी अगर किसी ने उनके खिलाफ लगाया तो ये आइडिया भी अविमुक्तेश्वरानंद के दिमाग से ही उपजा था। कैसे? उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना चोरी हो गया। आरोप लगाने वाले थे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, माफ करिएगा, आरोप लगाने वाले थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब देखिए, किसी मंदिर से, और खास तौर पर 4 धामों में से एक धाम, और उन चारों धामों में से एक प्रमुख धाम, वहां पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां से 228 किलोग्राम सोना, 1-2 किलो नहीं, 228 किलो सोना चोरी हो गया। आपसे पूछा गया कि सबूत दिखाइए। अब यही देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी ने कहा कि अगर 1 ग्राम भी सोना चोरी हुआ है, आपके पास सबूत है, आप दीजिए, या फिर आप पुलिस में जाइए और कंप्लेन फौरन लिखवाइए। कोई मंदिर से सोना कैसे चुरा सकता है? आप इसकी शिकायत दर्ज कराइए पुलिस में। रविंद्र गिरी ने कई बार कहा कि आप सबूत दिखाइए, लेकिन दिखा नहीं पाए अविमुक्तेश्वरानंद। तो अभी ये जो झूठे आरोप लगाना है, एक संत एक दूसरे संत पर झूठा आरोप लगा देता है कि ये ऐसा हुआ है, ये भी पहले अविमुक्तेश्वरानंद कर चुके हैं। आज तक वो ये सबूत नहीं दे पाए कि 228 किलो सोना चोरी हुआ या उनकी मनगढ़ंत बातें थी, कि आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया। पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची, जबकि वो शंकराचार्य बन चुके हैं, तो वो शिकायत दर्ज करा, आज भी उन्हें लगता है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे तो केदारनाथ मंदिर की भी बदनामी होती है, और वो तो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, एक तरीके से वहाँ के प्रमुख हैं। तो इस हिसाब से उनका तो ये कर्तव्य बनता था कि वो तो फौरन पुलिस में जाएं और कंप्लेन दर्ज कराएं। तो इस तरह से उनका जो पूरा इतिहास, उनके गुरु का जो पूरा इतिहास रहा है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है, उसमें दिखता है, उसमें राजनीतिक प्रेरणा दिखती है। और इसी वजह से 1 घंटे तक आप अगर किसी नेता से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं तो जाहिर सी बात है उस 1 घंटे में आपने सिर्फ गौरक्षा पर चर्चा नहीं की होगी, आपने गौरक्षा के अलावा भी और भी बहुत सारे राजनीतिक मसलों पर चर्चा की होगी। कहीं आपका उद्देश्य ये तो नहीं कि अखिलेश यादव की पार्टी से आप खुद चुनाव मैदान में उतरे। लोगों ने देखा है अखिलेश यादव के दौर में जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ,
हालांकि अब वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी। लाठीचार्ज करते हुए वीडियो तो सबने देखा है, आज तक लोग वो वीडियो नहीं देख पाए जब अखिलेश यादव जाकर माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के कुंभ में आकर माफ़ी मांगा था अखिलेश यादव ने। लोगों ने आज तक वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन शंकराचार्य पर जब लाठीचार्ज हो रहा था लोगों ने हर वो वीडियो, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश तो कम से कम वो वीडियो देख ही चुका है। तो शंकराचार्य वो भी वीडियो ज़रूर दिखाएं लोगों को जब अखिलेश यादव माफ़ी मांग रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है, ये जो गौ रक्षा नाम की यात्रा निकली है, ये क्या है? ये सामाजिक चेतना के लिए यात्रा निकाली गई है या एक राजनीतिक प्रेरणा है इसके पीछे? आपका जो भी मानना है, अविमुक्तेश्वर आनंद के बारे में आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।